जो हमने पढ़ा होता है कभी कभी लगता तो है कि हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट वहाँ पे लग ही नहीं पाता। तो उसके हिसाब से अगर मैं मानूँ मैंने मॉल बायो बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, लेकिन ये तो एक्सक्लूड ही हो गया ना, मेरे से क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। आपने मेजर फोकस कौन से यूनिट्स को दिया, कौन से ऐसे यूनिट्स थे जो इसको तो करके ही जाना चाहिए हर एक स्टूडेंट को आपके हिसाब से? जैसे मान लो बायोकेमिस्ट्री एक यूनिट है, एक सेल बायो यूनिट है, और एक मोलिकुलर बायोलॉजी अगर आप कर भी रहे हैं नहीं भी कर रहे हैं तो क्योंकि ये भी यूनिट है जो एक इम्पोर्टेंस रखती है। बच्चे हमेशा यही चीज़ पूछते रहते हैं, मैम यूनिट्स तो पढ़ लिया, मैंने रिविजन भी कर लिया, लेकिन मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो क्वेश्चन कैसे बने? कोई भी टॉपिक पढ़ के फिर उसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWIIT JAM and CSIR Net YouTube channel. I am Ankita H. Tripathi, educator at PW. आज हमारे साथ है ऋतिक और हम ऋतिक का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, अब CSIR नेट के लिए केवल ऑलमोस्ट एक महीना रह गया है, क्योंकि टेंटेटिव डेट्स जो CSIR नेट एग्जामिनेशन के लिए हैं वो ऑलमोस्ट 16 फेब से 28 फेब के बीच में कभी भी एग्ज़ाम किसी भी डेट पे हो सकता है। तो क्योंकि ऋतिक हमारे साथ हैं और ऋतिक ने मल्टीपल एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है इंक्लूडिंग CSIR नेट JRF, क्योंकि इन्होंने JRF क्वालिफाई किया है, बहुत अच्छी रैंक से JRF क्वालिफाई किया है। तो आज हम आपके सामने ऋतिक से डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर क्लियरिंग CSIR नेट JRF एग्जामिनेशन। चलिए ऋतिक, आपका स्वागत है। आपसे मुझे कुछ स्ट्रैटेजी, मतलब बच्चों को, जो भी स्टूडेंट्स अब अपीयर करने वाले हैं इस एग्जामिनेशन में, उनके लिए आप क्या स्ट्रैटेजी उनकी होनी चाहिए जो लास्ट मंथ प्रिपरेशन वो कर सकते हैं, जिससे उनको एक एडवांटेज मिल जाए और वो काफ़ी हद तक उस पोजीशन पे पहुंच जाए जिससे वो JRF क्लियर कर सके। आपसे कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहूँगी। तो यस मैम, सो देर आर ओनली few points that you can remember। जो 3-4 पॉइंट है वही सभी लोग आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो भी आपने अब तक पढ़ा हुआ है वो आपको उसको रिवाइज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट पे है तैयारी में। देर आर 3 काइंड ऑफ स्टेजेस दैट यू विल फाइंड इन मोस्ट स्टूडेंट्स। सबसे पहला तो है कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो 3 से 5 यूनिट पढ़ के जा सकते हैं सिर्फ। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो मान लो जो भी टारगेट कर रहे हैं 8, 9, 10 जो भी यूनिट बच्चे टारगेट कर रहे हैं, तो जिन्होंने 5 कर लिया है वो उनको जल्दी से जल्दी फिनिश कर सकते हैं जो भी उनके रिमेनिंग यूनिट्स है, वाइल उनके जो फिनिश करने के साथ साथ वो बीच में रिवीजन स्टार्ट कर दे अभी से, क्योंकि लास्ट में अगर वो पूरा करके फिर दोबारा रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो देयर विल बी नो टाइम लेफ्ट फॉर देयर रिवीजन। क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट का 2 दिन भी मान के चले तो 10 यूनिट के लिए 20 दिन होते हैं, 8 यूनिट के लिए 16 दिन होते हैं। तो और ऐसे बच्चे जो सारा कर चुके हैं, जिन्होंने सारा पढ़ लिया है, वो बस दोबारा उसको रिवाइज कर सकते हैं, फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स दे कैन रिमेंबर। और 1-2 पॉइंट ये भी है कि वो जो भी मतलब जब अपने रिवीजन का करे, लास्ट रिवीजन करते रहे, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लो बायोकेमिस्ट्री में एग्जांपल दूं तो कि कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं कि इनके अल्फा हेलिक्स में कितने अमीनो एसिड चाहिए, क्या एंगल होता है, ये सब चीजें, कौन सा अमीनो एसिड पोलर है, चार्ज है, ये सब उनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। सिर्फ मतलब ज्यादा नहीं, सिर्फ एक पेज में, और ये 3-4 टॉपिक के बना लिए, तो ये सब कर सकते हैं। ऋतिक, जैसा आपने अभी ये बोला कि 5 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए, तो आपके अकॉर्डिंग क्या महत्व है कि क्या स्टूडेंट को पूरी जो हमारी 13 की 13 यूनिट्स हैं उतना कंप्लीट करके जाना चाहिए, या फिर कुछ यूनिट्स कंप्लीट करके जाके भी वो इस वर्ज पे आ सकते हैं कि वो क्लियर कर लीजिए? यार देखिए मैम, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है कि आपको 13 के 13 यूनिट पढ़ने पड़ेंगे, 10 यूनिट वहीं पढ़ने पड़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको जो यूनिट पसंद है वो आप तैयार कर सकते हैं। आप 8 यूनिट पढ़ सकते हैं, 7 भी पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग तो कम और भी कम पढ़ के जाते हैं। ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है, आप 8 से 10 के बीच में पढ़ सकते हैं। अगर आप यूजुअली लेके चले तो 8 से 10 यूनिट विल बी फाइन, और आप कोई भी यूनिट पढ़ सकते हैं। अच्छा। इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आप बाद में उसके लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं, PhD इंटरव्यूज के लिए, उसमें आपको कुछ स्पेसिफिक यूनिट पढ़ने की जरूरत होती है जो कि अभी एग्जाम क्वालिफाई करने से रिलेट नहीं करता है। तो आपने अपने ये क्वालिफाई करने के लिए कितनी यूनिट्स प्रिपेयर की थी? मैंने आप मान लो कि 9 या 8 यूनिट मैंने तैयार की थी। मैंने मतलब कुछ यूनिट ऐसे भी थे जो मेरे को समझ में नहीं आ रहे थे, वो टॉपिक मैंने छोड़ दिए थे। टोटल मैंने 10 किए थे, लेकिन कट पिट के मेरे 8.5 के आसपास रह गए थे। मतलब अगर मैं आपको हिसाब से बताऊं तो
तो 8 साढ़े 8 यूनिट मैंने ऑलमोस्ट तैयार किए थे। ऋतिक, मैंने बहुत बार बच्चे मुझसे ही क्वेरीज करते हैं, पूछते भी हैं जी। कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने मॉल बायो या फिर प्लान फिजियो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखी है अकॉर्डिंग टू मी, जी। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, जब हम एग्जाम में जाते हैं, अपीयर करते हैं, तो CSIR का जो C सेक्शन होता है उसमें एक्सपेरिमेंटल आ जाते हैं क्वेश्चंस, ऑब्वियस है, रिसर्च में जी। हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, इस तरीके के जी। आते हैं। तो उस समय ना जो हमने पढ़ा होता है, कभी कभी लगता तो है कि हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट वहाँ पे लग ही नहीं पाता। जी। तो उसके हिसाब से अगर मैं मानूं मैंने मॉल बायो बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, लेकिन ये तो एक्सक्लूड ही हो गया ना, मेरे से क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, तो जी। इस टाइम पे क्या करना चाहिए? मतलब आपको क्या लगता है कि ऐसे अगर होता है, हम ये मान के चलते हैं कि हमारा सिलेबस या यूनिट्स तो बहुत अच्छे से कंप्लीट है, क्वेश्चन हो नहीं रहे, बच्चे हमेशा यही चीज़ पूछते रहते हैं, मैम यूनिट्स तो पढ़ लिया, मैंने रिविजन भी कर लिया, लेकिन मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो क्वेश्चन कैसे बने? देखिए, ये मतलब मेरे साथ भी होता था कि आप अगर मैं जब कोई भी टॉपिक पढ़ के जब दोबारा क्वेश्चन सोल्व करता था, तो मोस्टली होता है कि हम दोबारा जब कई टाइम बाद जब सोल्व करने की कोशिश करते हैं, नहीं होते हैं। तो ये मान के चलिए कि आपको मतलब अगर आपने 10 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो उसमें से 6 के अगर आपके पास सोल्व हो गए तो बहुत है। अच्छा, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि 75 में सारे 75 ही क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट बिल्कुल। करने हैं, आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। राइट राइट राइट। और अगर और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे, आपने टॉपिक भी पढ़ लिया, जो क्वेश्चन सोल्व भी नहीं होंगे, ये भी आप मान के चल सकते हैं। तो ये भी थोड़ी पॉसिबिलिटी रहती है कि आपने पढ़ा है, उसमें से आपका क्वेश्चन सोल्व ना हो। तो ये 3-4 चीजें हैं कि 10 में से 6 मान के चल सकते हैं आप। 6 अगर कर पा रहे, बिल्कुल। ठीक है। और कुछ पॉसिबिलिटी ये मान के चल सकते हैं कि कुछ जो क्वेश्चन होंगे वो मैं पढ़ लूंगा तब भी नहीं आएंगे वो। राइट राइट। तो ये भी एक थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन से मतलब आपको बचना चाहिए। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उससे बच सकते हैं, आप उनकी जगह कोई दूसरे क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी पे मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतिक, अगर मैं वापस से एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम जानते हैं 75 क्वेश्चंस है ना, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जी, राइट? अब 75 में से छांटना, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन, तो उस तरीके वहाँ पे कैसी स्ट्रैटेजी यूज होनी चाहिए कि हम कौन से क्वेश्चंस, क्योंकि आपको सरसरी निगाहों से सारे क्वेश्चंस को देखना है, एनालाइज करना ही पड़ेगा, जी। देखना पड़ेगा, फिर चूज करना पड़ेगा, अच्छा ये यूनिट मैंने पढ़ रखी है नहीं पढ़ रखी है, तो उस समय कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, जब आप क्वेश्चन को देखते हैं, जब आप क्वेश्चन को शुरू के 10 सेकंड देखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि क्वेश्चन मेरे से होगा या नहीं होगा। तो कई क्वेश्चन में, जैसे मान लो कि मैंने प्लांट फिजियो नहीं पढ़ी है, तो मेरे को पता है कि प्लांट फिजियो से कोई क्वेश्चन आया, मैं उसको स्किप करके आगे बढ़ जाऊंगा। अगर ऐसा भी किसी क्वेश्चन में होगा जिसको आपको 2 आंसर नहीं पता है, जिसके आपके 2 आंसर नहीं पता है, तो आपको उन क्वेश्चन को मार्क करके चले जाना है कि आई विल कम फॉर ए रिव्यू। अगर मेरे 25 पूरे नहीं होते हैं तो, अगर मेरे 25 पूरे हो जाते हैं, उन क्वेश्चन को कोई करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको नहीं आता है, उसके बाद आगे जल्दी बढ़ जाना है। तो टाइम के हिसाब से 10 सेकंड से 15 सेकंड आप देख सकते हो, देखना हर क्वेश्चन को चाहिए, देखना 75 क्वेश्चन में से मतलब कई क्वेश्चन में तो आपको 10 सेकंड भी देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन हाँ आता है या नहीं आता है। अगर किसी 2 में कंफ्यूजन है, उसको आप मार्क करके जा सकते हैं कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये कर सकते हैं आप। और सी सेक्शन के लिए आप टोटल 1.5 घंटा और 1 घंटा 40 मिनट ले सकते हैं, क्योंकि दैट इज द मेन सेक्शन। वहां से आपकी स्कोरिंग डिसाइड होगी, जो मेन होता है, रैंक भी मिलती है। बिल्कुल सही। कुछ क्वेश्चंस और हैं ऋतिक, अगर आपके अकॉर्डिंग, जैसे आपने भी प्रिपेयर किया, आपने क्वालिफाई भी किया, तो आपने मेजर फोकस कौन से यूनिट्स को दिया? कौन से ऐसे यूनिट्स थे जो इसको तो करके ही जाना चाहिए हर एक स्टूडेंट को आपके हिसाब से? देखिए, कुछ बेसिक यूनिट्स हैं जो आपको, अगर आपकी तैयारी भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि वो मेन यूनिट्स हैं। उनसे बहुत सारी यूनिट अटैच होती हैं। जैसे मान लो बायोकेमिस्ट्री एक यूनिट है, एक सेल बायो यूनिट है, और एक मोलिकुलर बायोलॉजी अगर आप कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो क्योंकि ये भी यूनिट है जो एक इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि कई लोग इसको कम नहीं करना प्रीफर करते हैं। तो ये 3 यूनिट है जिनको आप यूजुअली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए आपको। अगर आप अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि इन्हीं यूनिट से करनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर मैं PYQs का इम्पोर्टेंस की बात करूं, कितना महत्व होना चाहिए PYQs का, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए ऋतिक, एक बात होती है ना, बच्चे क्या सोचते हैं ना, हम जब PYQs पे उनको करवाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने ऐसे PYQs करवाए ना, डिट्टो ये ही PYQs एग्जाम में आ जाएंगे, बट ऐसा तो कभी होता नहीं है। हार्डली पहले तो होता था कि कुछ क्वेश्चंस फिर भी रिपीट हो जाते थे। अब तो साइंटिफिक टेम्परामेंट चेक हो रहा है बच्चों का, तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस लाते ही हैं क्वेश्चंस में ना, तो फिर भी PYQs करना इम्पोर्टेंट है। तो आपके हिसाब से क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना फोकस्ड, मतलब हम भी रहते हैं PYQs पे? देखिए मैम, हर एक एग्जाम जो होता है उसके एक पर्टिकुलर वे होता है क्वेश्चन आस्क करने का। बिल्कुल। और CSIR का भी एक पर्टिकुलर वे है। जब मैं क्वेश्चन सोल्व किए थे तो मेरे समझ में आया था
कि आपको जब 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपको, अगर आपने PYQ कर रखे तो आपको पता होगा कि कैसे क्वेश्चन आस्क करते हैं। बिल्कुल। कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो छोड़ते हैं, जैसे कि एग्जैक्टली इज दिस करेक्ट फॉर ऑल स्टेटमेंट, राइट कुछ ऐसे वर्ड आपको राइट समझ में आएंगे कि अगर वो स्टेटमेंट के अंदर है तो वो आंसर कभी नहीं होगा। बिल्कुल सो बिल्कुल ऋतिक अगर आप 4 से 5 यूनिट के भी तैयार कर लेते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है कि मतलब बढ़िया यही रहेगा कि अगर जितनी भी आपने यूनिट पढ़ी है उनके सबके आप 5-6 साल के क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर आप 5-6 यूनिट के भी देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे आस्क करते हैं। बिल्कुल ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट दे देंगे, उसको डराएंगे उसको, लेकिन आंसर उसका बहुत ईजी छोटा रहेगा। सा होता है हाँ, yes, तो ये सब चीजें से रूबरू होने के लिए आपको क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। अगर आपसे 10 के, मान लो आपने 10 यूनिट तैयार किए, सही बात उसमें से आपने सिर्फ 5 के भी अगर क्वेश्चन किए तो आप जो बाकी जो 5 है ना उसके भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पैटर्न पता है कि कैसे पूछेंगे। एग्जैक्टली जैसे ऋतिक ने बहुत अच्छी बात कही। मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, जैसे क्वेश्चन की लेंथ हो सकता है CSIR में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट समझाने के लिए क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन जब आप उसके क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट को समझ जाते हो तो आंसर वन लाइनर होता है। उसी में जैसे ऋतिक ने बोला कि कुछ ऑप्शंस तो आपको क्लियरली रीड करके, स्टेटमेंट को रीड करके पता चल जाएगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखा है ओनली दीज रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, और आप जानते हो 2 से तीसरा रिसेप्टर आपको नाम पता है, तो 2 रिसेप्टर्स ओनली नहीं लग सकता, ये ओनली शब्द ही आपको उस स्टेटमेंट को एक्सक्लूड करवा देगा। तो इस तरीके से आप, क्योंकि PYQs क्या करता है ना बच्चों, वो आपके सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाता है। आप एक क्वेश्चन, आपको एक टाइप का समझ में आया, फिर आप दूसरे क्वेश्चन में भी अगर सेम लॉजिक लग रहा होगा तो आपका दिमाग एकदम से क्लिक करेगा कि हाँ मैंने लॉजिक ऐसा लगाया था तो इसमें भी ऐसा लॉजिक लगेगा। यस ऋतिक, ये तो बात मैं खुद भी जब मैंने पढ़ा था तब भी ये नोटिस किया था। अगर परसेंटेज वाइज भी जैसे आप बार बार इस पे बोल रहे हैं कि 5 से 6 यूनिट्स पे अगर बच्चा कंप्लीट कर ले तो इसका Question मतलब, answer, हाँ तो इसका मतलब परसेंटेज वाइज तो ये बहुत ही कम हुआ ना। अगर मैं 100% सिलेबस आपसे ये पूछूं कि हमारे पास 100% सिलेबस है तो उसमें से आपके हिसाब से बहुत कम ही परसेंट है जो देखिए, इट डिपेंड्स ऑन कि हाउ मच टाइम यू हैव। अगर आपके पास में टाइम कम है, जो मोस्टली बच्चों के आस लास्ट में जाके भी यही करेंगे कि वो क्वेश्चन लास्ट में जाके सोल्व करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने 5-6 यूनिट के ही क्वेश्चन सोल्व किए थे, मेरे पास में टाइम इतना नहीं था कि मैं बाकी यूनिट्स का कर पाता। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ कि मेरे क्वेश्चन गलत हुए, क्योंकि मेरे को उनका पैटर्न पता था। वो जो सारे के सारे 30 यूनिट होते हैं उसमें एक सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। कुछ जो स्टेटमेंट्स होंगे उनको बड़ी करेंगे, A और B मिलाएंगे, तो आपको जो क्वेश्चन का पैटर्न है अगर आपने उनका समझ लिया है तो आपके मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो वैसे ओवरकम हो गई। या 2 में कंफ्यूज हो रहे हैं और उनमें से कुछ उनके वर्ड्स देख लिया आपने, उनके क्वेश्चन पूछने का तरीका देख लिया, तो आप ऑलरेडी उनको सिलेक्ट कर चुके हैं, आप आंसर पहुंच सकते हैं। एक तरीके से स्मार्टली आपको स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ेगी, स्मार्टली आपको क्वेश्चन एनालिसिस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, कि क्वेश्चन हर यूनिट से कैसा पूछा जाता है, किस टाइप का पूछा जाता है, और वो आपको आएगा PYQs करके। तो अगर मैं क्विकली आपसे ये बोलूँ कि आप 3-4 पॉइंट्स में मुझे समराइज करके बता दीजिए कि लास्ट में अगर बच्चे वीडियो पे देखें और उनको लगे कि ठीक है सर ने पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर दी, और सिर्फ 4 टिप्स या 3 टिप्स में आप समराइज करना चाहो पूरी स्ट्रैटेजी को 1 मंथ की, तो कैसे करेंगे? जी यस मैम, देर आर 3-4 पॉइंट्स यू कैन रिमेंबर ऑलवेज। आपको एक तो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, आप कोई भी लास्ट रिवीजन कर रहे हैं तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लें। सेकंड पॉइंट, आप चीज़ों को फास्ट रिवीजन करना है आपका, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही उसको छोड़ देना है। आपके पास अगर 20 दिन बचे, जल्दी जल्दी एक बार रीडिंग करते आना है आपको। थर्ड पॉइंट ये कि कोई भी टॉपिक पढ़ के फिर उसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। उन टॉपिक्स में नहीं भागना है। अगर आप लास्ट पॉइंट पे हैं तो उन टॉपिक्स पे नहीं भागना है जो आपने नहीं पढ़े हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, क्योंकि वो आपको डिमोटिवेट कर देंगे, वहाँ के क्वेश्चन नहीं होंगे। और यही 3-4 पॉइंट्स है जो आप याद रख सकते हैं। और जनरल सेक्शन को भी आप थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं। देखिए सभी स्टूडेंट्स और सभी जो कैंडिडेट्स हैं अब देने वाले हैं जो CSIR का एग्ज़ाम, उनके लिए ये 3 टिप्स तो आप लगा लीजिए। हम बोलते हैं ना, हम कोई भी हमें कोई सजेशन देता है तो हम बोलते हैं ये जो सजेशन है उसको गांठ बांध लो। तो बच्चों आप सब भी इन सारे सजेशंस की एक धागे में गांठ बांध लीजिए, और ये याद रखिए कि ये 3 से 4 चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आप भी, जैसे ऋतिक ने इतने अच्छे रैंक से अपना CSIR नेट JRF क्वालिफाई किया था, आप भी कर सकते हैं। ऋतिक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।